सो लास्ट जैसे काउंट सीरीज हमने कंप्लीट की है, उसके बाद आपका एक फंक्शन आता है इफ और का। ठीक है, अभी जैसे इफ का फंक्शन आपने यूज किया है, इफ के साथ हम एक और फंक्शन ऐड कर रहे हैं, एक लॉजिक ऐड कर रहे हैं। और एक तो आप जैसे इफ यूज करके आए हो, ठीक है, और इफ के साथ साथ हम एक फंक्शन और ऐड करेंगे और इन दोनों को यूज करके हम क्या कर सकते हैं। जैसे इफ के अंदर हम एक सिंगल क्राइटेरिया को मैच करते थे कि वो वैल्यू अगर उसकी ट्रू होती है तो हमें एक पर्टिकुलर रिजल्ट मिल जाए, अगर फॉल्स होती है तो दूसरा पर्टिकुलर रिजल्ट आए। अब हम क्या कर रहे हैं कि उसमें एक से ज्यादा चीजें अगर हमें मैच करवा के रिजल्ट एक ही चाहिए हो, ठीक है। जैसे मान लो मैं क्या चाहता हूं कि इस सेल के अंदर, ठीक है, मैं अगर डालूं डीसीए या डीसी डबल ए या फिर अपना डीडीपी, ठीक है, इन तीनों में से कोई भी अगर यहाँ टाइप करूं तो जो मेरा रिजल्ट है एज ए फीस वो आना चाहिए ये। ठीक है, तीनों कोर्स में से कोई भी एक कोर्स नाम अगर मैं डालता हूं तो मेरा रिजल्ट यही आना चाहिए। ठीक है, और जो अपना शीट में एग्जांपल हमने बना रखा है वो क्या है, एक एडमिशन फीस का क्राइटेरिया सेट कर रखा है कि कोई स्टूडेंट अगर फर्स्ट से थर्ड क्लास के बीच में अगर किसी भी क्लास में एनरोल होता है तो उसका फीस अमाउंट 4200 आना चाहिए। फोर्थ से सिक्स के बीच में अगर वो एडमिशन लेता है किसी क्लास में तो उसका ये अमाउंट आना चाहिए 7 to 8। वो सिंटेक्स को समझाने के लिए ये शीट आपकी है। ठीक है, तो करेंगे कैसे, इफ और साथ में स्टार्ट कर दो और। क्या चेक करना है इस सेल के अंदर, इस सेल के अंदर क्या इक्वल हो आपका जो भी फर्स्ट कोर्स आप मैच करना चाहते हो। VE30 इज इक्वल टू अगर DCA होता है तो, या इस सेल में फिर दोबारा हम चेक करवा रहे हैं क्या हो DC डबल ए हो। ठीक है, ये भी अगर मैच ना हो तो तीसरी वैल्यू हम एक और मैच करवाना चाहते हैं, इन तीनों में से कुछ भी हो। ठीक है, ये तीन चीजें चेक करनी, इन तीनों में से अगर कुछ भी है सेल के अंदर तो हमें आउटपुट में रिजल्ट में क्या चाहिए, मान लो 23,600 जो फीस अमाउंट है। ठीक है, ये हम अपनी तरफ से कर रहे हैं, शीट से सेपरेट चीज है। यहाँ पर आपका एक हो गया पूरा फॉर्मूला पूरा हो गया। अगर आप इसी में और ऐड करना चाहते हो तो इस ब्रैकेट से पहले अपना फिर से दोबारा स्टार्ट कर दो, इफ और। ठीक है, फिर उसी सेल के अंदर जैसे आप खाली अगर इफ का फंक्शन लगा रहे हो तो इसमें आपने क्या कर दिया, ए ग्रेड के लिए बता दिया, फिर आप दोबारा बी ग्रेड के लिए बताते थे। ठीक है, तो अभी यहाँ हमारा 23,600 तक का एक सेक्शन हो गया ये पूरा। ठीक है, तो इसी को ही आप जितना रिपीट करना चाहो रिपीट करवा सकते हो। अभी हम इसको यहीं पर क्लोज करवा रहे हैं। तो अब हम यहाँ चाहे DCA डालें तो भी 23,600 रहेगा रिजल्ट, या DC डबल ए डालें तो भी यही रहेगा। और इन तीनों में से अगर कोई और क्राइटेरिया हम ऐड करते हैं उसके लिए फॉल्स दे देगा। क्यों, क्योंकि ये वैल्यू हमने बताया नहीं कि उसको चेक करनी है या नहीं करनी है। तो इसको भी अगर मान लो जैसे ये हमारे 6 मंथ के कोर्सेज हैं तो उनकी भी फीस हमें चेक करवानी है, तो इसमें क्या करेंगे, एक नया पार्ट और ऐड कर देंगे, इफ और इस सेल के अंदर क्या चेक करे कि ये सेल अगर इक्वल हो CCBA या फिर इक्वल हो CIFT। ठीक है, 2 देना चाहो 3 देना चाहो, किसी में 2 किसी में 3 किसी में 1, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, तो एक और ऐड कर देते हैं,
ये हमने 2 सेट यहाँ ऐड कर दिए, ठीक है। एंटर कर दो। क्या गलती होगी देखो अब, कौन सी, वो तीसरी उसने मांगी तब हमने दी है, एक गलती हमने की है, रिजल्ट नहीं बताया यहाँ। भाई अगर डबल सी डी हो मैच या CIFT हो या ऑटोकैड हो तो रिजल्ट क्या चाहिए फिर? जैसे 23,600 वहां दिया था तो यहाँ भी तो रिजल्ट देना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा रिजल्ट, वो आपसे रिजल्ट पूछ रहा है, तो रिजल्ट हमने गलत जगह डाल दिया। ये रेड ब्रैकेट के बाद आएगा आपका, या इसी में कोमा लगा के, ठीक है। जब फॉर्मूला एरर देता है तो उसको भी ट्रैक किया करो भी ये फॉर्मूला एरर दे रहा है, किसकी वजह से दे रहा है। ये नहीं कि भी फॉर्मूला गलत है ठीक क्या होगा, तो ठीक भी आप ही को चेक करना है कि भाई क्या मिस्टेक हमने की है वहां, ठीक है। तो ये तो हो गया इस शीट का पूरा काम आपका। अच्छा, इसी में जैसे एक चीज और ऐड की गई है, ट्यूशन फीस तो सेम क्राइटेरिया से आनी है। एक है कंसेशन, अगर आप किसी को कंसेशन देना चाहते हो, जैसे अभी इसमें टेबल के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो अगर भाई बहन दोनों इकट्ठे पढ़ रहे हैं तो उनको 400 रुपीज का आपको कंसेशन देना है फीस में। वो ट्यूशन फीस में देना चाहो या एनुअल फीस में, वो आपकी चॉइस है। तो पहले तो हमने कॉलम बनाया कि ब्रदर एंड सिस्टर अगर ये इकट्ठे पढ़ रहे हैं तो वहां यस डाल दिया, अगर नहीं पढ़ रहे तो नो कर दिया। इस यस या नो के बिहाफ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंसेशन निकाल लेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, इक्वल टू इफ, पहले तो चेक करो कि ये सेल यस है या नो है। इफ F5 इज इक्वल टू यस, तो हमें क्या चाहिए, ट्यूशन फीस के अंदर माइनस करवा दो 400, अदरवाइज 0, ठीक है। यस का अदरवाइज मतलब क्या होगा, नो। तो वो आपका यस है तो 800 कंसेशन के आफ्टर आ गया 12 माइनस 400। अगर उसी को हम नो कर देंगे तो वो 0 दिखा देगा कंसेशन का अमाउंट आपका, ठीक है। इसमें और कुछ नहीं था। नेक्स्ट हमने किया था एक रनिंग सम का छोटा सा फंक्शन। रनिंग सम बेसिकली क्या है कि कंटिन्यूअसली आपका जो इंटायर वैल्यूज का टोटल है वो आपको साथ साथ सेल में चाहिए। जैसे मान लो अभी हम यहाँ पर कुछ वैल्यू टाइप कर रहे हैं तो मुझे साथ साथ राइट हैंड पे इनका टोटल पता करना है या चाहिए मुझे, उसी को ही हम रनिंग सम कह देते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, इक्वल टू सम, सिंपल सम, फर्स्ट और सेकंड सेल को सिलेक्ट करो, फर्स्ट सेल को करवा दो लॉक F4 फंक्शन की प्रेस करके। अब ये हो गया एब्सोल्यूट रेफरेंस आपका। एक्सेल में 3 तरह के रेफरेंस यूज होते हैं, ठीक है। रिलेटिव, जिसमें हम कोई रेंज लॉक नहीं करते, ठीक है, वो आपका रिलेटिव रेफरेंस होता है। और जब हम कोई डॉलर सिंबल ऐड कर देते हैं तो वो हो जाता है आपका एब्सोल्यूट। और ये एक और होता है थर्ड, ठीक है। वैसे तो वो मिक्स्ड बोल देते हैं हम उसको, मिक्स्ड रेफरेंस। मिक्स्ड रेफरेंस में क्या होता है, एक कॉलम लॉक कर दिया और एक रो लॉक कर दी। इसको अपना नीचे ड्रैग कर दो और इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ जैसे वैल्यू डालते जाओगे आपके पास अपना फाइनल टोटल रहेगा। अच्छा, इसी में एक चीज और ऐड करवा सकते हो कि जैसे अभी हमारा लास्ट वैल्यू वाला सेल ब्लैंक है तो यहाँ राइट हैंड पे हमारा टोटल वाला जो सेल है वो भी ब्लैंक रहना चाहिए। यहाँ पर रिजल्ट तभी आना चाहिए जब हम यहाँ कोई वैल्यू डाल देंगे, ठीक है। तो इसको भी आप एक क्राइटेरिया में ऐड करवा दो। इसी सम के फंक्शन के आगे एक ऐड कर दो लॉजिक, इफ अगर हमारा ये सेल F4 इज इक्वल टू है ब्लैंक के तो ब्लैंक रहे, ठीक है। अगर ब्लैंक ना हो तो फिर अपना सम काम करे। लास्ट में ये ऐड करवानी है आपको ब्रैकेट अपना, एक इफ की और एक सम। अब
यहाँ कोई वैल्यू अब जैसे ही डालेंगे तो आपका राइट हैंड पे कैलकुलेशन आ जाएगा। जब तक वो ब्लैंक रहेगा कोई रिजल्ट होगा ही नहीं। ठीक है। नेक्स्ट हमने एक फंक्शन किया था सम प्रोडक्ट का। काफी काम का फंक्शन है और स्पेशल पर्पस में ही यूज होता है। ये इसका खास यूज है, वहीं पर ये हर जगह यूज नहीं करने वाला ये फंक्शन। ठीक है। इसके लिए डाटा थोड़ा सा खास टाइप से होना चाहिए। और प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लीकेशन। आप जैसे सम करते हो वैल्यू का टोटल, ऐसे ही वैल्यू की अगर मल्टीप्लीकेशन करवानी हो तो वहां प्रोडक्ट का फंक्शन होता है। और यहाँ आपका आ गया सम प्रोडक्ट, तो ये साथ में सम भी करेगा और मल्टीप्लीकेशन भी करेगा। एक एग्जांपल, जैसे मान लो आपके पास 3 अलग अलग प्रोडक्ट हैं, उनकी प्राइस दे रखी है और क्वांटिटी दे रखी है, और आपसे डायरेक्टली पूछा गया टोटल सेल। ठीक है, अभी टोटल सेल अमाउंट बताओ कितना हो गया। अगर हमें सम प्रोडक्ट नहीं आता तो हम क्या करेंगे, पहले क्वांटिटी और प्राइस की आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, हर प्रोडक्ट की अमाउंट आएगी, फिर उनका सबका टोटल करेंगे। ठीक है, ये आपका जो सेल अमाउंट आपने पता किया है, इसी को डायरेक्ट आप सम प्रोडक्ट से पता कर सकते हो। ठीक है, कैसे, इक्वल टू सम प्रोडक्ट फर्स्ट रेंज कोमा सेकंड रेंज ब्रैकेट क्लोज एंटर। ठीक है, ये क्या करेगा, पहले मल्टीप्लाई कर देगा और फिर उनका टोटल कर देगा इंटरनली। और जो हमारे पास डाटा शीट है, अगर उसमें इसका एग्जांपल है तो आपके कुछ सेल्समैन हैं, उनको यही तीनों प्रोडक्ट अलग अलग क्वांटिटी में सेल के लिए दिए गए। ठीक है, या उन्होंने सेल किए। अब जो भी इनके लिए सेल अमाउंट है वो कॉमन है, जो आपको टॉप में दे रखा है। पीपी का मतलब प्राइस पर प्रोडक्ट। ठीक है, सभी सेल्समैन के लिए तीनों प्रोडक्ट का जो भी कॉमन रेट है सेलिंग का, वो आपको एक जगह बता दिया। अब डायरेक्ट आपसे पूछ लिया सेल्स अमाउंट। ठीक है, तो अगर आप सम प्रोडक्ट नहीं जानते तो आप यहाँ किस तरीके से करोगे, इक्वल ब्रैकेट, पहले इसका मल्टीप्लाई करवाओगे इससे और इसको लॉक कर दोगे। ठीक है, पहले प्रोडक्ट का उसके प्राइस के साथ हो गया मल्टीप्लाई, प्लस फिर दूसरे प्रोडक्ट का मल्टीप्लाई कराओगे उसके प्राइस से, लॉक, फिर तीसरे का मल्टीप्लाई विद थर्ड प्राइस, एंटर। सेम अमाउंट है फर्स्ट प्रोडक्ट का। तो एक तो ये जो तरीका आप यूज कर सकते हो। अगर आपको सम प्रोडक्ट आता है तो यहाँ पर सीधा अपना सम प्रोडक्ट लगाओ, प्राइस की रेंज क्योंकि कॉमन है तो उसको लॉक कर दो, कॉमा, और फिर अपने फर्स्ट प्रोडक्ट की रेंज को सिलेक्ट कर लो, एंटर, वही रेट अमाउंट। ठीक है, तो खास पर्पस में डाटा के अकॉर्डिंग आपको ये यूज करना है सम प्रोडक्ट। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एवरेज, और इसके साथ में एक काम और भी है थोड़ा सा परसेंटेज के ऊपर। ठीक है, ये दो आपको शीट करनी है आज। तो सबसे पहले एवरेज की बात करते हैं। तो वैसे तो कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लास्ट क्लास में हमने इतने फंक्शंस किए हैं कि आराम से समझ सकते हैं कि एवरेज पे किस तरीके से काम करना है। जैसे अभी आप लास्ट क्लासेस में नॉर्मल सम या मैक्सिमम करके आए हो, ऐसे ही अगर आपको अपने किसी भी डाटा के अंदर न्यूमेरिकल वैल्यूज की अगर एवरेज निकालनी है, एक तो ये कंफ्यूजन रहती है कि परसेंटेज और एवरेज में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो परसेंटेज होती है टोटल पे और एवरेज होती है क्वांटिटी पे। ठीक है, तो अभी हमारे पास जो एज ए क्वेश्चन आया है वो क्या है कि आपको अपनी टोटल सेल की एवरेज निकालनी है। अब जो डाटा है उसको अगर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो इसमें क्या है, अलग अलग ईयर के पेयर बना रखे हैं और उसमें 3 अलग अलग प्रोडक्ट हैं।
तीनों प्रोडक्ट के अलग अलग साइज हैं, उनकी क्वांटिटी है, रेट, और उन्हीं के बिहाफ पे फिर उनकी टोटल सेल्स दी गई है। ठीक है, 3-4 ईयर्स का ग्रुप वाइज आपको डाटा दिया गया है। अब इसी पे आपसे जैसे नॉर्मल टोटल सेल पूछ ली जाए ऑल ईयर्स के अकॉर्डिंग, तो आप लास्ट में क्या करोगे, अपना सम लगा दोगे। मैक्सिमम पूछा जाएगा तो यहाँ पर मैक्सिमम लगा दोगे। अब यहाँ पर पूछी गई है एवरेज, तो एज नेचुरल सिंपल आपको क्या करना है, इज इक्वल टू एवरेज और अपनी जो भी रेंज है न्यूमेरिकल वैल्यू की उसको आपको जस्ट सेलेक्ट करना है, एंटर कर देना, ये आपकी क्या आ जाएगी, सिंपल एवरेज आ जाएगी। ठीक है, बट अभी जो इसके ऊपर मेन जो पॉइंट है हमारा वो है बाई कंडीशन, जैसे समय लास्ट में किया था एवरेज का है अभी। ठीक है, अब एवरेज इफ अगर हम करें तो इसका मतलब वही कि आपको किसी पर्टिकुलर एक का एवरेज पूछा गया होगा तभी आप एवरेज इफ यूज करोगे। ठीक है, सिंपल एवरेज तो ओवरऑल पे आ गई। अब आपसे जैसे लास्ट में हमने समिट किया है मैक्स इफ एस में किसी पर्टिकुलर एक का मैक्सिमम पता किया था या काउंट इफ किया था, उसी सीक्वेंस में सेम लॉजिक के साथ आपका एवरेज इफ यूज होना है। अभी हम मान के चल रहे हैं कि आपको अपना 2005 के अंदर टी शर्ट प्रोडक्ट जो भी है, ठीक है, उसका एवरेज सेल पता करना है या 2005 की ही एवरेज सेल बतानी है ओवरऑल में से। तो यहाँ पर हम करेंगे अपना इज इक्वल टू एवरेज इफ। ठीक है, थर्ड नंबर पे है। सबसे पहले रेंज और क्राइटेरिया, ये दो चीजें सम इफ की तरह ही है। तो रेंज में क्या लेना चाहिए बताओ, रेंज और उसके बाद क्राइटेरिया, और लास्ट में है इसमें एवरेज रेंज। तो बताने की जरूरत मुझे तो खैर नहीं है, ठीक है, आपको पता हो जाना चाहिए इस लेवल पे आगे कि रेंज में क्या लें और क्राइटेरिया फिर क्या होगा और एवरेज रेंज क्या होगी। तो अभी हमारा जो क्राइटेरिया है वो क्या है, एज ए ईयर हम बोल रहे हैं कि भी 2005 की एवरेज निकालनी है हमें। तो 2005 आपका जिस रेंज में है वो रेंज आपको सिलेक्ट करनी है। अब इसमें से इस रेंज में से हमारा क्राइटेरिया क्या है, 2005 बाहर रखना चाहो तो बाहर सेल रख लो, अगर परमानेंटली रखना है तो डबल कोट के अंदर क्राइटेरिया डिफाइन कर दो, और लास्ट में आपकी एवरेज रेंज, तो ये आपकी होगी एवरेज की रेंज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब जब हम क्राइटेरिया डिफाइन कर देंगे तो आपकी एवरेज भी आ जाएगी। अब ये पूरे डाटा में से उसने क्या किया है, सिर्फ 2005 का सेल्स उठाया है और उसकी एवरेज बताई है। तो हम अगर सिर्फ ये तीन वैल्यू जो कि 2005 की है इनकी नीचे एवरेज देखें जो एक्सेल ने ऑटोमेटिकली आपको दी है, तो ये भी आपकी एग्जैक्टली वही है। ठीक है, तो नेक्स्ट फंक्शन आता है एवरेज इफ एस। ये भी आप ऑलरेडी समझ सकते हो, 2-3 फंक्शन हमने पहले भी किए हैं इफ एस के। इफ एस हम कहाँ यूज करेंगे, जहां एक से ज्यादा क्राइटेरिया आपको गिवन हो, ठीक है, और आपको अपना वो यूनिक रिजल्ट निकालना हो, वहां पर आप अपने इफ एस के फंक्शंस यूज करोगे। तो अभी मान के चलते हैं कि हम एक क्राइटेरिया और बढ़ा देते हैं अपना कैलकुलेशन में एवरेज के अंदर के 2005 की आपको एवरेज पता करनी है, लेकिन जो आपका एम प्रोडक्ट है उसकी। अब वैसे डाटा के अंदर थोड़ी सी कमी है क्योंकि 2005 के अंदर प्रोडक्ट जो शर्ट है या कोई भी है तीनों अलग अलग साइज के हैं, अगर मल्टीपल होते तो डिफाइन और क्लियर हो जाता। ठीक है, तो करने का तरीका आपको मालूम होना चाहिए, डाटा आपके पास कुछ भी आ सकता है, आपको अपने फंक्शंस का लॉजिक मालूम होना चाहिए। तो अभी हम मान के चले हैं कि हमें ईयर और प्रोडक्ट ये दो के अकॉर्डिंग अपनी सेल की एवरेज पता करनी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, एक सेल अपना बना लो ड्रॉप डाउन लिस्ट ईयर का। अच्छा, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट भी कैसे बनाओगे, अभी इसको हम कर देते हैं अपना क्लियर। ड्रॉप डाउन लिस्ट एक्सेल में काफी काम की चीज है, आगे चल के ये डाटा वैलिडेशन के एक क्लास आएगी उसमें आपको और डिटेल में होगा। ड्रॉप डाउन लिस्ट का मतलब होता है जैसे आप किसी फंक्शन के साइड में छोटा सा जो बटन होता है
उस पे जब आप क्लिक करते हो तो एक लिस्ट निकल के आती है, ठीक है, इसी को हम ड्रॉप डाउन लिस्ट बोलते हैं। अब हम यहाँ क्या चाहते हैं, इस सेल के अंदर के जो भी हमारे ईयर है उन सभी की यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बन जाए, हमें टाइप ना करना पड़े, ठीक है। जस्ट एक सिलेक्शन ले लें कि भाई क्लिक किया और उसमें सारे ईयर आ गए, जिस भी ईयर का अपने को कैलकुलेशन करना है उसके ऊपर क्लिक कर देंगे, हमें टाइप नहीं करना पड़ेगा। ड्रॉप डाउन लिस्ट का मेन बेनिफिट यही होता है। तो बनाने का तरीका बिल्कुल सिंपल है, जहां भी ये ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाओ आपके पास मेन डाटा होना चाहिए जिसकी आपको लिस्ट बनानी है। ब्लैंक सेल को सिलेक्ट करो, डाटा पे आना है, यहाँ मिलेगा आपको डाटा वैलिडेशन। ये फंक्शन थोड़ा ध्यान से देख लो, आपकी स्क्रीन पे हो सकता है मर्ज ऑप्शन में मिले ये, ठीक है, छोटी स्क्रीन जैसे हो जाती है तो फंक्शन एक दूसरे के ग्रुप में आ जाते हैं। तो जैसे डाटा वैलिडेशन पे जाओगे तो आपको पहला ही ऑप्शन क्लिक करना है, डाटा वैलिडेशन। सेटिंग के अंदर आके अलाउ के अंदर आपको लेना है लिस्ट। लिस्ट के अंदर वो पूछेगा लिस्ट का सोर्स, जिस भी लिस्ट का आपको ड्रॉप डाउन बनाना है वो लिस्ट यहाँ सिलेक्ट करके आप ओके कर देना। तो हमें किस चीज का ड्रॉप डाउन बनाना है, अपने ईयर्स का। तो जितने भी आपकी ईयर्स की लिस्ट है उसको सिलेक्ट कर लो, ओके कर देना। अब ये क्या करेगा, उनमें से कॉमन ऑटोमेटिकली निकाल लेगा और उनकी एक यूनिक लिस्ट आपको बना के दे देगा। अब इसमें हमारे सारे ईयर आ चुके हैं, ठीक है, 2005, 6, 7, 8, 9, उसने वो डुप्लीकेसी अपने आप ट्रैक कर ली। अब आपका काम सिर्फ अपने फंक्शन के अंदर वो ईयर चूज करना है, ना कि टाइप करना। और इसका दूसरा बेनिफिट क्या होगा कि आप यहाँ पर जो भी टाइप करोगे वो अकॉर्डिंग टू लिस्ट ही एक्सेप्ट होगा। अगर मान लो मैं इस सेल के अंदर अगर 2010 टाइप करूं तो यहाँ एक्सेप्ट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वो उसकी लिस्ट में है ही नहीं। तो इसीलिए इसको बोला गया है डाटा वैलिडेशन। जो वैलिड डाटा होगा वही उस सेल के अंदर अब काम करेगा। आप अपनी मर्जी से उस सेल के अंदर कुछ भी टाइप नहीं कर सकते, जो है वही यूज करना पड़ेगा आपको। सिमिलर हम अपने प्रोडक्ट का भी यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना चाहते हैं, तो सेम वे में डाटा वैलिडेशन में गए, लिस्ट के अंदर सोर्स, जो भी आपके प्रोडक्ट की लिस्ट है उसको अपना सिलेक्ट कर लो। हाँ, ब्लैंक सेल अगर एक्स्ट्रा लेना चाहोगे भी, मुझे 2-3 प्रोडक्ट या 2-3 ईयर और भी ऐड करने हैं, तो साथ में वो ब्लैंक सेल सिलेक्ट कर लो। उसमें बाद में जब ऐड होंगे तो ऑटोमेटिकली उस लिस्ट में अपडेट हो जाएंगे, आपको लिस्ट दोबारा बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो ये हमारे आगे तीनों प्रोडक्ट, ठीक है। अब हमें निकालनी है अपनी एवरेज। इफ एस से एवरेज इक्वल टू एवरेज इफ एस, सबसे पहले एवरेज रेंज। तो एवरेज रेंज में हमें क्या लेना है, अपनी जहां से एवरेज निकालनी, ठीक है, न्यूमेरिकल कॉलम होना चाहिए, कोमा, फिर पूछेगा फर्स्ट क्राइटेरिया। तो फर्स्ट क्राइटेरिया हमारा है ईयर पे, तो ईयर की आपको मेन डाटा के अंदर जाके अपनी रेंज सेलेक्ट करनी है। इस रेंज में से अब जो आपका अपना क्राइटेरिया है वो जिस भी सेल में है उसको अपना सेलेक्ट कर लो। ये हमेशा मैं पहले भी क्लासेस में रिपीट कर चुका हूँ चीज, रेंज और क्राइटेरिया हमेशा एक ही कॉलम से होते हैं। आपने जो रेंज ली होगी उसी का ही आपको क्राइटेरिया गिवन करना पड़ेगा अपने फंक्शन के अंदर, अदरवाइज वो मिसमैच हुआ तो वैसे ही फॉर्मूला गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्राइटेरिया रेंज 2 पूछा गया है, तो वो हमारा है प्रोडक्ट का। तो पहले प्रोडक्ट की रेंज, और इस रेंज में से हमारा क्राइटेरिया कहाँ है। क्राइटेरिया सेल, अभी अलाइनमेंट की इशू की वजह से हमारा फॉर्मूला लेफ्ट हैंड पे चल रहा है, ठीक है, ओवरलैप हो रहा है सेल। तो सेल का आप एड्रेस बता सकते हो, एड्रेस हो गया हमारा L12, ठीक है। कभी ये प्रॉब्लम आए तो अपना सेल का एड्रेस एक बार काउंट कर लो क्या बनता है, जरूरी नहीं आप स्केप करके फॉर्मूला दोबारा वो सारा काम करो। एंड लास्ट में ब्रैकेट अपनी फाइनल क्लोज, एंटर, आपकी एवरेज आ जाएगी। अब आप अपना ईयर कभी भी चूज करना चाहो कभी भी चूज कर लो, प्रोडक्ट चेंज करना चाहो कभी भी प्रोडक्ट चेंज कर लो, आपको मैनुअली टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक प्रोफेशनल लुक आ जाएगा आपके काम में, ठीक है। डाटा वैलिडेशन काफी काम की चीज है, आगे आएंगे 2-3 क्लास के बाद उस पर काम करेंगे।
तो ये तो थे अपने 2-3 मेन फंक्शन एवरेज से रिगार्डिंग। नेक्स्ट चलते हैं, थोड़ा सा परसेंटेज के ऊपर आपको काम करना है। है यहाँ कोई फंक्शन नहीं है एक्चुअल में, एक लॉजिक है, एक तरीका है कोई कैलकुलेशन करने का, बेस है अपना परसेंटेज पे ही। एक एग्जांपल ले रहे हैं कि मान के चलो आपके पास 2 प्रोडक्ट हैं और उनकी ओपनिंग क्वांटिटी दे रखी है एज ए जींस 1000 आपके स्टॉक में है, शर्ट 1500 आपके पास अवेलेबल थी, मान के थी, ठीक है, अभी नहीं है। आफ्टर सेल्स आपको परसेंटेज दी गई है, ठीक है, मंथ वाइज कि इन दोनों प्रोडक्ट की, ठीक है। मान लो आपका जैसे जींस 1000 था, तो जनवरी मंथ के अंदर अगर वो 70% आपका सेल हो गया, ठीक है, तो उसकी क्लोजिंग क्वांटिटी आपको बतानी है। क्वेश्चन को समझना, ठीक है। आपके पास 1000 है, उसपे बोल दिया कि 70% सेल हो गया, बचा कितना, वो आपको एज ए क्वांटिटी में बताना है, ना कि परसेंटेज में बताना है, ठीक है। नॉर्मली क्वेश्चन आता है कि भाई आपके पास 100 है, उसमें से 20 सेल हो गए तो बचे कितने, 80। वो एक अलग कंसेप्ट है, ठीक है, वो क्वांटिटी टू क्वांटिटी है। अभी यहाँ क्वांटिटी टू परसेंटेज दिया गया है कि भाई 1000 का 70% माइनस कर दो एक तरीके से, ठीक है। अभी तो ये राउंड फिगर में डाटा है, आप आसानी से वर्बल कैलकुलेशन कर सकते हो, बट इन फिगर आउट करना चाहो तो तरीका मालूम होना चाहिए एक्सेल में, और काफी आसान सा है। सबसे पहले चीज, आपको जिस भी चीज की परसेंटेज निकालनी हो हमेशा उसको सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। हमें परसेंटेज किसकी निकालनी है, किसकी, 1000 क्या है, प्रोडक्ट है ना, तो उस प्रोडक्ट की निकालनी है, जिस तो उसको सिलेक्ट कर लो, मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, 1 माइनस, अब 70% अपने को क्या करना है, माइनस करना है। तो जहां भी आपका परसेंटेज आपको दे रखा है, या तो वो सेल्फ सेलेक्ट कर लो, या गिवन अगर है तो मैनुअली टाइप कर दो, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, ठीक है। दोबारा देख लो एक बार, इक्वल टू जिसकी भी आपको परसेंटेज निकालनी है पहले उसको सिलेक्ट कर लो, इनटू ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस, माइनस इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि 70% हमारा सोल्ड आउट हो चुका है, ठीक है, एंटर। अगर हम इसका उल्टा बोले कि 1000 के अंदर 70% बढ़ा दें तो कितना हो जाएगा स्टॉक, क्या करेंगे फिर, अगर 1000 के अंदर मुझे 70% स्टॉक ऐड करना है तो क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, कितना हो जाना चाहिए फिर, 1700। छोटी सी कैलकुलेशन है, ठीक है। अब ये एक्चुअल में हम कहाँ यूज करते हैं वो भी समझ लो, सैलरी के अंदर यूज होता है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, जो अकाउंटिंग स्टूडेंट है उनके एक लास्ट में सेक्शन आता है इनकम टैक्स कैलकुलेशन का, उसमें आपको एक्सेल में ये काम करना पड़ेगा। अभी एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो किसी एम्प्लॉय की सैलरी 25,000 है, ठीक है, और आपको बोल दिया कि इसमें 30% सैलरी इंक्रीमेंट करके जो अमाउंट बनेगा वो बताओ, क्या करोगे, एक ही सेल में करना है मेरे को, और अभी चीज बताई है आपको, ठीक है, जो भी हमने लॉजिक यूज किया है वही सेम यहाँ यूज करना है। 1000 पे 70% ऐड किया है, या 25,000 पे 30% ऐड करना है, सोचने वाली क्या बात है इसमें। बताने का मकसद ही इस फंक्शन का यही था, G10 का हमें क्या करना है, 1 प्लस 30%। अदरवाइज इसमें एक तरीका और भी यूज करते हैं, 25,000 का प्लस और उस पे उसका 30%, ये भी है, ठीक है। मोस्टली जो मैंने देखा है यूट्यूब पे यही बताते हैं जो भी आपको बताया, बेस प्लस बेस का परसेंटेज, बात वही है, ठीक है। बट एक्सेल की तरफ से दोनों ठीक है,
अगर थोड़ा सा इंप्रेशन की हम बात करें तो पहला फंक्शन आप चूज कर सकते हो, ठीक है, कर लोगे। नेक्स्ट चीज आती है, एक और छोटा सा पॉइंट है, तो सेम आपके दोनों प्रोडक्ट की आपके पास क्वांटिटी आ जाएंगी अलग अलग, वो ड्रैग करके आप अपना आगे करवा देना। फर्स्ट जो सेल है अपना वो लॉक रखना। नेक्स्ट है ग्रोथ पता करने के लिए, मान लो आपका जो भी बिजनेस है उसके अंदर ईयर टू ईयर जो भी आप या मंथ टू मंथ जो भी सेल कर रहे हो, आपको हर मंथ में अपना जो रेशियो है वो पता करना है कि भी सेल कितनी बढ़ी है, कम हुई है, परसेंटेज में, ठीक है, कुछ भी कह लो। तो सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पर कि भी मान के चलो आपके फर्स्ट ईयर में आपने जो भी बिजनेस किया उसमें आपने 1000 क्वांटिटी सेल की थी, ठीक है, नेक्स्ट में वो आपने कर दी 1500। तो यहाँ अब आपसे पूछा गया है कि भी सेल कितनी बढ़ी, वो तो दिखाई दे रहा है भी सेल बढ़ी है। इन एवरेज या रेशियो में आपसे पूछा गया है वो कि भी कितनी बढ़ी है, क्वांटिटी में तो 500 कह सकते हो आप, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, तो एवरेज किसकी पता करनी है या परसेंटेज किसकी पता करनी है, 1000 की या 1500 की? 1500 की करंट की पता करेंगे क्योंकि कंपेयर तो वो लास्ट से ही होगा ना। और ये मैंने अभी बोला कि जिसकी भी परसेंटेज आपको पता करनी है वो पहले सिलेक्ट होगा, डिवाइडेड बाय लास्ट, ठीक है, -1 करवा देना इसमें और परसेंटेज पे जाके अपना क्लिक कर देना, ठीक है, ओके। नेक्स्ट अभी क्वांटिटी से रिलेटेड है एक ऊपर, आपके पास मान लो स्टार्टिंग में स्टॉक था जो भी था हमें नहीं मालूम, ठीक है, अभी करंट सिचुएशन में आपके पास वो बचा हुआ है 1000, टोटल स्टार्टिंग में कितना था वो हमें नहीं मालूम, हमें बताया गया है क्या कि भी बचा हुआ इतना है, मींस क्लोजिंग स्टॉक आपके पास इतना अवेलेबल है, 1000 है, ठीक है, और साथ में बोल दिया कि भाई 50% आपकी क्या होगी, सेल होगी, जो टोटल था उसमें से 1000 बचा हुआ है, 50% सेल हो चुका है। अब पूछा क्या गया आपसे, टोटल कितना था वो बताओ, क्वेश्चन को समझना है पहले। 1000 आपका बचा हुआ है और टोटल में से 50% आपका सेल हो चुका है, तो टोटल कितना हुआ, 2000, अभी राउंड फिगर में है, ठीक है, बट अब अगर इसको लॉजिकली निकालना हो, कैलकुलेट करना हो तो वो समझो। सबसे पहले तो आप अपना परसेंटेज पता करो कि बचा हुआ कितना है, ठीक है, एक्चुअल में टोटल परसेंटेज कितनी होती है, 100, उसमें से माइनस करवा दो जो भी आपको बोली गई है, आपके पास क्लोजिंग की आ जाएगी एक्चुअली, ठीक है। अगर मान लो मैं यहाँ 50 की जगह 27 कर दूं, 73 आपका आ गया, ठीक है, वो रेशियो एक थोड़ा सा कैलकुलेशन हमारी एक्यूरेट रहे, मेंटली प्रिपेयर रहे हम उस चीज के लिए, तभी बताया, ठीक है। अब हमें पता करना है अपना स्टॉक टोटल, क्या करेंगे, इक्वल टू जो भी आपका क्लोजिंग दे रखा है सिलेक्ट करो, इनटू ब्रैकेट के अंदर यहां करवाओ आप, माइनस करवाना है 1 माइनस जो भी हमारी सोल्ड की परसेंटेज है डिवाइडेड बाय जो बची हुई परसेंटेज है। अब 27 तो हम कह रहे हैं भाई सेल है, तो बचा हुआ कितना है, 73 है, उससे डिवाइड करवा दो, इसको कर देना अपना राउंड फिगर में, ठीक है, जो भी आपको आगे बताया गया हो उसी के अकॉर्डिंग कर लो। बस ये सारे सोल्व करके ऊपर दे रखे हैं, ठीक है, और जो प्रैक्टिस करते हो थोड़ा सा उसमें पहले अपना तरीका बनाओ प्रैक्टिस करने का, कि जो चीज आपको करके दे रखी है आप उसी में ही एडिटिंग करने लग जाते हो। उसके नीचे या साइड में अपनी एक ब्लैंक शीट ले लो, वहां से पहले
अपना आराम से देखो कि डाटा कैसे प्रिपेयर कर रखा है, फंक्शन कैसे लगा रखा है, या तो उसको नोट करो। नोट शायद मोस्टली कम ही स्टूडेंट कर रहे हैं, सिर्फ यहाँ फिल्म देखने आ रहे हैं, ठीक है, वो मेरा कोई नुकसान नहीं है। अभी आपको एक्सेल की इंपॉर्टेंस नहीं मालूम होगी, जब आप पूरा कोर्स करने के बाद किसी जॉब में जाओगे, वहां काम जो पड़ेगा आपको, तब आपकी आंखें खुलेंगी कि हमने क्या मिस कर दिया। अभी आप सिर्फ एक मूवी देख रहे हो यहाँ और कुछ नहीं करते। तो नेक्स्ट चीज आ जाओ, लास्ट है आज के लिए। कोई भी ये अच्छा चलो, मतलब आपको दे रखा है अपना क्लोजिंग, ठीक है, और उस पे बोल दिया कि भाई हमारा जो टोटल था उसमें से 30% आपका सेल हो गया, ठीक है। तो जो टोटल था वो आपको बताना है। 1000 आपका हो गया क्लोजिंग, बचा हुआ 30% आपका सेल, और टोटल अब आपको पूछा गया है, ठीक है। क्या करेंगे, परसेंटेज अगर निकालनी है टोटल पे, तो 100 में से माइनस करवा लो जो भी आपको बताया गया है कि भाई ये हमारा क्लोजिंग का है, ठीक है। तो जो रिमेनिंग परसेंटेज है वो आपके पास आ जाएगी, और नेक्स्ट जो कैलकुलेशन है वो आप अपनी बना दो, इनटू 1 माइनस 30 डिवाइडेड बाई ये ऊपर आपको करके दे रखा है। प्लस करवाना हो तो प्लस करवा लेना, माइनस करना तो माइनस, वो सेम वे है उसका। अच्छा लास्ट चीज है, ये मोस्टली हमें वैसे भी करनी पड़ती है कि आपके किसी प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो फाइनल प्राइस दे रखा है आपका, मींस जैसे हम मान के चलेंगे भी 23,600, ये आपकी कोर्स की फीस है, ठीक है। और इस फीस के अंदर 18% आपका क्या है, जीएसटी इंक्लूडेड है। 23,600 के अंदर 18% आपका ऑलरेडी ऐड है। तो आपसे पूछा गया है कि 18% लेस कर दें तो हमारा एक्चुअल फीस का अमाउंट जो होगा वो पता लग जाना चाहिए, है ना। तो उसमें जो स्टूडेंट डायरेक्ट अपना लॉजिक लगाते हैं वो क्या करते हैं, 23,600 का 18% निकाल के फिर वो माइनस करेंगे उसको। आपको 23,600 का 18% नहीं निकालना, 23,600 के अंदर तो आपका 18% ऑलरेडी इंक्लूड है, आप उसका भी और 18% निकाले तो वो तो डबल हो जाएगा। हमें डायरेक्ट लेस करवाना है, वो लेस करके पता करना है कि बेस प्राइस क्या बना, ठीक है। आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो तो उसके ऊपर लिखा होता है ना इंक्लूसिव विद टैक्स। मान लो आपने बिस्किट का पैकेट लिया, उसमें 10 रुपीज लिख रखा है, तो साथ में लिखा हुआ इंक्लूसिव विद टैक्स इंक्लूडेड है 10 रुपीज के अंदर। तो हमारा जो टैक्स अमाउंट है वो हमें पता करना है, ठीक है भाई। आफ्टर जो भी टैक्स है वो लेस कर दें तो हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितना होगा। तो उसके लिए क्या करना होता है, आपका जो भी इंक्लूसिव विद अमाउंट जो है उसको सिलेक्ट कर लो, और यहाँ फिर आप कर दो डिवाइडेड, जितना भी टैक्स रेट है उसके अंदर 100 ऐड कर लो। परसेंटेज में अगर है ना, परसेंटेज में ही होगा, वैसे तो होगा नहीं। अब 18 है तो हम इसका क्या करेंगे, 118, ठीक है, इंटू 100, और सिंपल अपना एंटर कर देना, आपका अमाउंट आ जाएगा भाई। अगर 23,600 पे 18% हमारा जीएसटी है या टैक्स है, तो बेस या प्रिंसिपल अमाउंट हमारा 20,000 होगा। तो 20 का 18% अब निकाल लो, कितना बनेगा, 3600, वही हो गया। कैलकुलेशन को वेरीफाई भी किया करो थोड़ा बहुत, ये नहीं कि जो निकाल दिया हाँ वही मान लिया ठीक ही है, वो तो कुछ ना कुछ देगा। अगर आपका लॉजिक ठीक है, हो सकता है कोई चीज इधर उधर हो जाए जल्दबाजी में, तो जो भी रिजल्ट आता है एक बार उसको मैनिपुलेट करके जरूर देखा करो। वो माइनस किया था हमने, अगर ऐड करना चाहो तो उसको ऐड कर लो भाई। 30 हमारा माइनस हुआ था, 70 और ऐड कर दें तो टोटल कितना बन जाएगा, वो प्लस करवा दो वहां।
प्लस वो मैंने बोला माइनस करवाना है तो माइनस कर दो, प्लस करवाना है तो प्लस कर लो। तो वो प्लस करवाएंगे ना, अभी लास्ट वाले में हमने माइनस किया था, वो प्लस करवाना पड़ेगा। 30 तो वो ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुका है, उसमें 70 और ऐड करना है तो कॉमन है, वो प्लस करना पड़ेगा अपने को। अच्छा, इस पे एक अभी तो हम क्या कर रहे हैं, प्रिंसिपल अमाउंट पता कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको डायरेक्टली टैक्स अमाउंट पता करना हो, ठीक है, हमें 20,000 नहीं पता करना, हमें पता करना है कि 18% बनता कितना है इस 23,600 में, तो उसके लिए 7 वाला आपका एक अलग है, ठीक है। इसमें इनटू कर लेना, डिवाइडेड बाई 118। एग्जैक्टली यही लगाने पड़ेंगे इसमें, आप अपनी तरफ से इधर उधर चीजें नहीं कर सकते, क्योंकि ये कोई बेस फंक्शन नहीं है कि भाई आपका कोई फॉर्मूला है वो आपको यूज करना पड़ेगा, उसका सिंटैक्स है, सिंटैक्स के अकॉर्डिंग चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा अपना बाय प्रैक्टिस चीजें याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। ये 2 छोटे छोटे शीट्स थे, इनको अपना प्रिपेयर कर लेना, काफी काम की चीजें हैं, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में काम आएंगी, और लिख लो तो और भी बढ़िया रहेगा आपके लिए। और किसी का कोई क्वेश्चन, कोई डाउट हो तो बताओ।